नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपीपीसीएल TG2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए न्यूमेरिकल सीरीज स्पेशल चला रहे हैं। इसमें ये मेरा पार्ट नंबर 8 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। इस विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि इसमें से आपके यूपीपीसीएल TG2 में न्यूमेरिकल प्रश्न हूबहू मिलेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको पहले मिल सके। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी डीसी मशीन के लिए यदि वैद्युत डिग्री यांत्रिक डिग्री का दोगुना है तो पोल युग्म क्या होगा। मतलब पोल का युग्मन पेयर ऑफ पोल कितने बनेंगे। तो देखिए इसमें कंडीशंस लगाया है। क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल डिग्री है वह मैकेनिकल डिग्री का दोगुना है, यानी हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल डिग्री इक्वल टू विद्युत डिग्री है ना, यानी इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होगी, इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री। ये तो क्वेश्चंस में लगाया है। अब इसका फार्मूला जो होता है मैकेनिकल थीटा इक्वल टू, जिसे हम डिग्री भी कह सकते हैं, मैकेनिकल डिग्री इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिकल डिग्री अपन पोल होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना है, 2 इंटू मैकेनिकल डिग्री, यही यहाँ पे मान पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मैकेनिकल थीटा इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिकल थीटा। अब इलेक्ट्रिकल थीटा का मान यहाँ पे देखिए दिया गया है 2 इंटू मैकेनिकल थीटा अपान पोल हो जाएगा। अब ये मैकेनिकल थीटा से ये मैकेनिकल थीटा कैंसिल हो गया। अब 2 दूनी का 4 हो जाएगा और यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 है, तो P से 1 से गुणा करेंगे तो P बराबर कितना आया, 4 आया। तो इसमें पोल का जोड़ा कितना बना, 2 बनाना। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सब प्यारे साथियों को समझ में आया होगा। इसका फार्मूला जरूर आप याद रखिएगा कि मैकेनिकल थीटा इक्वल टू 2 इलेक्ट्रिकल थीटा अपान पोल होता है। इस फार्मूले को याद रखिएगा। इसमें कंडीशंस बनाया था तो वैसे हमने इसका जवाब दिया। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की 80 चालक प्रति पोल, ये ध्यान देने वाली बात है कि 80 चालक प्रति पोल के साथ एक 8 पोल डीसी मशीन में पोल अंतराल क्या होगा। पोल पिच पूछा गया है। पोल पिच इक्वल टू फार्मूला जो बनता है वो स्लॉट अपान पोल बनता है। अब स्लॉट के जगह पे हम चालक भी रख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं कि कंडक्टर बाई पोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली प्यारे साथियों बात यह है कि क्वेश्चन में देखिए इसको क्या लिखा गया है, 80 चालक बाई पोल। तो देखिए चालक, यहाँ हम स्लॉट में क्या रखेंगे, कंडक्टर रखेंगे, चालक रखेंगे। चालक बाई पोल, इसका चालक बाई पोल का मान कितना दिया, 80 दिया। इसका मतलब है कि ये पोल पिच का ही मान है। इसमें आपको गड़बड़ करने के लिए, यहाँ पे गलतियां करने के लिए 8 पोल दिया गया है। चूंकि चालक बाई पोल कहें तो स्लॉट बाई पोल का ही मान दिया गया है 80, इसलिए इसका पोल पिच भी 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों। थर्ड नंबर कि यदि एक पोल पिच 50 हर्ट्ज सिंगल फेज प्रेरण मोटर 1350 आरपीएम पर चल रही है तो बैकवर्ड स्लिप का मान ज्ञात कीजिए। बैकवर्ड स्लिप का फार्मूला जो बनता है वो होता क्या है, तो NS इक्वल टू बैकवर्ड स्लिप कहा है ना, तो S इक्वल टू -NS माइनस NR अपान -NS, ये बैकवर्ड स्लिप का होता है। अब इसमें देखिए
तो एनआर का मान यहाँ पे है, तो एनआर का मान 1350 दिया गया है, लेकिन एनएस का मान नहीं दिया गया है। तो एनएस का मान पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनएस इक्वल टू 120 एफ अपन पी हो जाएगा। अब 120 इंटू फ्रिक्वेंसी कितना है 50 है, अपन पोल कितने हैं 4 है, तो ये 4 4 तिहाई 12 30 हो गया। 30 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1500 आ गया। इसका मतलब है कि हमारा इसका सिंक्रोनस स्पीड क्या मिला 1500 मिला। अब पहले से हमको रोटर स्पीड पता है, अब इसी में फार्मूले में पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि बैकवर्ड स्लिप जब पूछता है ना, तो यहाँ पे हम चिन्ह माइनस लेते हैं, यहाँ भी माइनस लेते हैं और नीचे भी माइनस चिन्ह लिया जाता है। अब इसी फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो क्या लिखे थे, स्लिप इक्वल टू माइनस एनएस, एनएस क्या निकाले थे 1500 माइनस रोटर स्पीड 1350 अपन नीचे में सिंक्रोनस स्पीड होगा, फिर 1500 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये 0 से ये 0 0 हो जाएगा, और ये 5 आज 0 5 हो जाएगा, फिर 3 और 5 8 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, अपन 1500 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 285 में 150 से आप भाग देंगे तो 1.9 आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1.9, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बैकवर्ड स्लिप का आप फार्मूला जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें है कि यदि एक 600 केवीए 250 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज पर कार्य करता है, तो इसका केवीए निर्धारण डॉट डॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि फ्रीक्वेंसी और केवीए रेटिंग में रिलेशन होता है, क्या है, केवीए समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के। तो कह सकते हैं कि दो अगर मीडियम हम बनाएं तो केवीए 1 अपान केवीए 2 कर देंगे, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 है तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 ले लेंगे। अब यही चीज़ यहाँ पूछा गया है। अब इसी में पुट करना है, हमको क्या बताना है, सेकंड केवीए रेटिंग बतानी है। तो फर्स्ट केवीए रेटिंग कितना है 600 आरपीएम है, सॉरी 600 केवीए है, तो 600 हम रख देंगे अपन, फिर दूसरा केवीए हमको ज्ञात करना है, इसको क्वेश्चन मार्क है, इक्वल टू F1 फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे दिया है 250, तो 250, और दूसरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया गया है 50, तो ये 50 रख देंगे। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, और 5 से इस 600 को कटाएंगे तो 12 पचे 60 हो जाएगा, और एक 0 यानी 120 आया। हमने सेकंड रेटिंग निकाला था ना, तो इसका भी मात्रक केवीए हो जाएगा, 120 केवीए आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इसका रिलेशन जरूर याद रखिएगा आप सब, केवीए रेटिंग और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो समानुपाती का बनता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है कि एक ज्यावक्रीय बोल्टता में E इक्वल टू 50 साइन 200 पाई टी से निरूपित किया जाता है, तो आवृत्ति की गणना कीजिए। फ्रीक्वेंसी का मान बताना है। इक्वेशन दिया गया है E इक्वल टू 50 साइन 200 पाई टी। अब इसका हम इसी में इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में हम इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे E इक्वल टू, तो यहाँ पे भी E मैक्स कर देंगे, साइन ओमेगा टी कर देंगे। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसीलिए इस वाले टर्म को हम लेंगे, क्योंकि यही फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होता है। तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या मिला हमको, तुलना करने पर 200 पाई टी मिला। अब टी से ये टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ होता है, इक्वल टू यहाँ क्या बचा है 200 पाई बचा है। अब ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या बचा 100 बचा, यानी फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 100, और फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसलिए HZ लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 100 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसमें है कि 0.5 मीटर लंबा
एक चालक 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 टेस्ला घनत्व के एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में संचालित होता है। गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत होने पर चालक में प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। प्रेरित वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो E इक्वल टू फार्मूला जो बनेगा प्यारे साथियों वह बी एल वी साइन थीटा बनेगा। अब B जो है ये फ्लक्स डेंसिटी है, L जो है कंडक्टर की लंबाई है और V जो है उस कंडक्टर का वेग है और साइन थीटा जो है चुंबकीय क्षेत्र यानी फ्लक्स और कंडक्टर के बीच का एंगल साइन थीटा है। अब यहाँ पे देखिए 0.5 मीटर लंबा ये L का मान दिया गया, 30 मीटर प्रति सेकंड ये V का मान हो गया और 2 टेस्ला घनत्व है यानी B का मान है। और आप सब जानते हैं फ्लक्स डेंसिटी का जो SI मात्रक होता है वो टेस्ला में है, तो सब कुछ ठीक ठाक है, मात्रक का भी कोई कंडीशंस टर्म्स नहीं है, सेम में है तो कोई दिक्कत नहीं है। एमकेएस कहिए या SI सिस्टम में मात्रक है तो फिर कोई बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। अब यहाँ पे B का हम मान रखते हैं तो B का मान 2 है इनटू इस कंडक्टर की लंबाई कितनी है तो 0.5 है इनटू वेग कितना है 30 मीटर पर सेकंड है और लंबवत कहाँ है, ध्यान दीजिएगा गति दिशा क्षेत्र के लंबवत है यानी साइन 90 डिग्री कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 5 दूनी का 10, इसमें गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव इसमें कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इनटू 30 कर देंगे और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। तो पूरा इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। चूंकि हमने प्रेरित वोल्टेज निकाला तो इसका मात्रक वोल्ट आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी 30 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस फार्मूले को प्यारे साथियों जरूर आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की 30 किलोमीटर लंबे भूमिगत तार का विद्युत रोधन प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस 6 मेगा ओम है। अन्य चीजें समान हो तो 15 केवीए लंबे तार का विद्युत रोधन प्रतिरोध क्या होगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला प्यारे साथियों आप सबको पता होगा, क्या होता है R बराबर रो L 2 पाई L log R2 अपान R1 होता है। अब यहाँ पे रिलेशन किसके किसके बीच बना गया है वो देखना है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस यहाँ पे R होता है और इसी की लंबाई L के बीच रिलेशन में क्वेश्चन बना है। तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और L के बीच संबंध क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का बन रहा है, यानी R समानुपाती 1 अपान L का। तो फिर फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, तो R1 अपान R2, मतलब पहले का रेजिस्टेंस कौन सा रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, अपान दूसरे का इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे अपोजिट होगा ना, अगर हमने R1 इंसुलेशन रेजिस्टेंस लिया हुआ है तो यहाँ पे हमको L2 लंबाई लेनी पड़ेगी दूसरी, क्योंकि इसका रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती का है, अपान L1 हो जाएगा। अब यही फार्मूला इसमें पुट करना है। अब आइए इसको मिटाते हैं, फिर से हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। 30 किलोमीटर है तो ये किसकी लंबाई है, यानी L1 का मान है। ये विद्युत रोध प्रतिरोध यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस 6 मेगा ओम दिया है, ये किसका है, R1 का मान है। यहाँ पे फिर 15 किलोमीटर लंबाई ये जो है L2 का मान है और विद्युत रोधन रेजिस्टेंस R2 का मान, इंसुलेशन रेजिस्टेंस R2 का मान बताना है। अब फार्मूला हमारा क्या बनेगा, तो R1 अपान R2 इक्वल टू L2 अपान L1 बन जाएगा। अब R1 रेजिस्टेंस का मान देखिए यहाँ पे 6 मेगा ओम दिया है, तो 6 मेगा ओम कर देंगे, अपान R2 का हमें मान ज्ञात करना है, इक्वल टू L2 का मान देखिए यहाँ क्या दिया है, L2 यहाँ मांग रहा है ना, तो L2 का मान ये 15 है, तो 15 किलोमीटर है, अपान फिर L1 का मान, तो L1 का मान यहाँ दिया गया है 30 किलोमीटर। अब देखिए ये किलोमीटर से ये किलोमीटर मारा जाएगा, 15 दूनी का 30 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 12 हो गया। चूंकि ये किस में था, मेगा ओम में था, तो इसमें भी मेगा ओम लग जाएगा, यानी R2 का मान, दूसरे मीडियम का इंसुलेशन रेजिस्टेंस R2 का मान कितना आया, 12 मेगा ओम आया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 मेगा ओम
इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की डार्क रेजिस्टेंस डॉट डॉट से संबंधित होता है। डार्क रेजिस्टेंस जो होता है वो किससे संबंधित होता है? तो देखिए डार्क रेजिस्टेंस जो होता है वह फोटो डायोड से संबंधित होता है। जब इस फोटो डायोड के पीएन जंक्शन पर लाइट पड़ती है तो इसका डिप्लेशन लेयर घटने लगता है। अब इसी जंक्शन पर ही रेजिस्टेंस, डार्क रेजिस्टेंस इससे है और इसी पर लाइट पड़ती है, तो डार्क रेजिस्टेंस किससे संबंधित है? फोटो डायोड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। जेनर डायोड का प्रयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में करेंगे। एलईडी जो है लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हमें फॉरवर्ड बायस में जब ये काम करती है तो हमें प्रकाश देती है। वायरेक्टर डायोड, वायरेक्टर डायोड। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें है कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर में 400 प्राथमिक और 1000 द्वितीयक टर्न है, तो धारा अनुपात I2 अपान I1 का मान ज्ञात करें। अब टर्न और करंट के बीच जो अनुपात होता है वो होता क्या है? तो वो देखिए, अगर यहाँ पे टर्न और करंट का रेशियो जो होता है वो उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो यदि हम यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग ले रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न N1 अपान सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न N2, तो फिर हमें करंट क्या लेना पड़ेगा? I2 अपान I1 होगा। और प्यारे साथियों इसी का मान देखिए पूछा है, I2 अपान I1 ही पूछा है, तो यहीं से हमको मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए N1 का मान दिया गया है 400, तो यहाँ पे 400 अपान N2 का मान दिया गया है 1000 इक्वल टू I2 अपान I1 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 10 है और ऊपर 4 है, तो भाग देंगे तो एक अंक के बाद दशमलव और लगेगा, तो क्या बन जाएगा? 0.4 बन जाएगा। अब ये 0.4 जो है ना, इसी का रेशियो है I2 अपन I1 का। और देखिए इसी तरह पूछा है तो हम इसी तरह आंसर दे देंगे, यानी कितना आया? 0.4 ओम। ऑप्शन जो है बी में दिया गया 0.4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की एक 12 पोल त्रिक लैप कुंडली डीसी आर्मेचर में प्रत्येक चालक 50 एम्पियर की धारा वहन करता है, तो आर्मेचर की निर्धारित धारा क्या होगी? लैप बाइंडिंग है, तो कल भी हमने लैप और वेव के बारे में, प्लेक्स के बारे में कंप्लीट समझाया हुआ था। यहाँ पे वही चीज़ पूछा गया है। तो देखिए ये होता है कि अगर लैप बाइंडिंग है तो इसमें पैरेलल रास्तों की संख्या कितनी बनती है? तो जितने पोल होते हैं उतने पैरेलल रास्तों की संख्या बनती है। अब उसमें प्लेक्स होता है तो हम क्या कहते हैं कि पोल इनटू प्लेक्स दे देते हैं। अब यहाँ पे वही चीज़ दिया गया है। तो देखिए अगर हम पैरेलल रास्तों की संख्या निकालेंगे तो क्या हमको निकलेगा? तो पोल तो 12 है इनटू प्लेक्स, तो प्लेक्स देखिए यहाँ पे ट्रिप्लेक्स है, त्रिक लैप कुंडली है, यानी ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग है, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ती आई 36। ये टोटल रास्ते हुए, ठीक है ना? टोटल रास्ते हुए, तो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक चालक में करंट जो है वो 50 एम्पियर की फ्लो हो रही है। तो ये बताइए अगर रास्ते इतने हैं और प्रत्येक रास्ता में 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल करंट का मान क्या होगा? तो यह कंडक्टर है, इसमें हम एक कंडक्टर के करंट से गुणा कर दें तो फिर टोटल का मान निकल जाएगा। तब इसी में ऐसे करेंगे। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो है, अब 5 छक्का 30, जीरो 3 हो जाएगा और पंक्तियाँ 15 और 3 18 हो जाएगा, यानी 1800 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1800, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने ट्रिप्लेक्स और वेव पर कल के सीरीज का पार्ट नंबर 7 में मैंने बहुत गहराइयों से समझाया हुआ है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो वहाँ से प्यारे साथियों प्लीज़ वहाँ से देखेंगे तो आपका वेव और लैप बाइंडिंग में क्या क्या टर्म्स कंडीशंस बनते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
11 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर की तरंग से 7वें हार्मोनिक्स हटाने के लिए भिन्नात्मक अंतराल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अल्टरनेटर में हार्मोनिक्स को समाप्त यदि करना होता है तो हमें फ्रैक्शनल अंतराल लेना पड़ता है। अब ये 7 हार्मोनिक्स समाप्त करनी है, 7 हार्मोनिक्स समाप्त करनी है, तो देखिए इसमें फैक्टर जो हम अंश का लेते हैं ना वो 3 के गुणज में बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि 7 हार्मोनिक्स समाप्त करना है तो 7/3 कर देंगे। अब 3 का गुणज यहाँ पे हम करेंगे तो 3 का गुणज क्या होगा, 3 दूनी का 6 यानी 6/7 हो जाएगा। अगला अगर आएगा हार्मोनिक्स तो क्या हो सकता है, अब फिर 3 6 हो गया तो 3 9 9/7 आएगा। तब यहाँ पे हमको 7 हार्मोनिक्स समाप्त करना है तो किससे गुणा करेंगे, 6/7 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। और ये 3 के गुणज में ही हमेशा आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जिस हार्मोनिक्स को समाप्त करना रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं। अब ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 दूनी का 6 हो जाएगा। 2 चक्कर आया, 2 चक्कर आया ना। अब एक चक्कर में एंगल जो बनेगा वो कितने का बनेगा, 180 का। अब 180 इंटू 360 एक साइकिल हुआ ना, तो एक साइकिल में कंप्लीट अब वो हार्मोनिक्स समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आएगा। 7 हार्मोनिक्स समाप्त करने के लिए हमने फ्रिक्शनल अंतराल क्या लिया, 6/7 लिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए 6/7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आपको पांचवें, मान लीजिए कि पांचवें हार्मोनिक्स को हमें समाप्त करना रहता तो क्या करते, तो पांचवें हार्मोनिक्स को समाप्त करना रहता तो 5/3 लिखते और 3 का गुणज ले लेते तो 6 ले लेते अपन फिर 5 कर लेते। ये ध्यान रखिएगा ना कि ये 3 के ही गुणज में आगे चलेगा अंश वाला पोर्शन। हर वाला पोर्शन कहाँ से आ रहा है, तो जिस हार्मोनिक्स को समाप्त करना है उसी का यहाँ पे लेते हैं हर में, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर भूमिगत तार के सर्च इम्पीडेंस 50 ओम है। यदि 25 किलोमीटर के लिए सर्च इम्पीडेंस क्या होगा। कहा जा रहा है कि अगर 50 किलोमीटर के लिए सर्च इम्पीडेंस जो है वह 50 ओम है तो फिर 25 किलोमीटर के लिए सर्च इम्पीडेंस क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन, सर्च इम्पीडेंस का पहले फार्मूला क्या होता है, सर्च इम्पीडेंस ZS इक्वल टू होता है √L/C। तो सर्च इम्पीडेंस जो होता है वह L यानी इंडक्टर और C यानी कैपेसिटर, इन दोनों मान पे डिपेंडेंट होता है। सर्च इम्पीडेंस इसी पर डिपेंड होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई हम बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा लंबाई पर सर्च इम्पीडेंस निर्भर नहीं करता है। तो जो पहले रेजिस्टेंस था इम्पीडेंस, सर्च इम्पीडेंस, वह भी कितनी भी लंबाई घटाए या बढ़ाए उतना ही रहता है। क्यों, क्योंकि सर्च इम्पीडेंस जो है वह लेंथ पैरामीटर्स नहीं होता है। अगर पैरामीटर्स किसी का है तो फिर इंडक्टर का है और कैपेसिटर का है। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। तो ये 50 ही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अब इसमें और थोड़ा सा देख लीजिए आप, अगर कहता है कि सर्च इम्पीडेंस ओवरहेड लाइन का पूछे तो कितना होता है, तो याद रखिएगा प्यारे साथियों 600 ओम से लेकर के 400 ओम से लेकर के 600 ओम होता है। ये किसके लिए है, ओवरहेड लाइन के लिए। अगर यूजी केबल के लिए कहता, मतलब अंडरग्राउंड केबल के लिए, तो उसका सर्च इम्पीडेंस क्या होता, तो उसका हो जाता 40 ओम से 50 ओम, ठीक है ना। और इसके बाद एक और चीज पूछा जाता है, यदि ट्रांसफार्मर का सर्च इम्पीडेंस कहे आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, तो ट्रांसफार्मर का सर्च इम्पीडेंस जो होता है वह 1000 ओम से लेकर के 2000 ओम तक होता है। प्यारे साथियों ओवरहेड और अंडरग्राउंड ये दोनों जरूर याद रखिएगा, ये रिपीटेड प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर कि 10 एम्पियर के अधिकतम मान वाले सममित ज्यावक्रीय धारा का औसत मान क्या होगा। एवरेज मान बताना है करंट का, तो क्या फार्मूला बनेगा, I एवरेज इक्वल टू 0.6
0.37 आई मैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0.3637 और आई मैक्स का मान यहाँ देखिए अधिकतम मान दिया गया है कितना 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। अब जब इसमें आप गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव है ना एक अंक और इधर खिसक जाएगा बाएं के तरफ, सॉरी दाएं के तरफ, तब क्या हो जाएगा तो 6.37 आ जाएगा। अब ये चीज देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6.37 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर करंट का आरएमएस मान पूछा जाता तो क्या बताते, तो करंट का आरएमएस मान पूछा जाता तो 0.707 क्या कर देते आई मैक्स कर देते, तो ये आरएमएस मान हो जाता। यहाँ पे फिलहाल एवरेज मान पूछा है तो हम इससे देंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर की डीसी बोल्ट मापी के रूप में उपयोग किए जाने वाले 200 माइक्रोमीटर संचालन की सुग्राहिता ज्ञात कीजिए। सेंसिटिविटी ज्ञात करनी है। तो देखिए सेंसिटिविटी S = 1/I होता है। अब इसको थोड़ा सा और हल करेंगे तो I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं V/R लिख सकते हैं। अब इसको और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आगे में R/V हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सुग्राहिता यानी सेंसिटिविटी का मात्रक क्या होता है प्यारे साथियों, तो ओम/वोल्ट होता है। और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है तो इसको याद कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं तो इसको एक बार मिटा देते हैं। अब देखिए सेंसिटिविटी = 1/I कर देंगे, तो = 1/I का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है 200 माइक्रोमीटर। तो 200 माइक्रोमीटर का मतलब है 10⁻⁻⁶। तब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 पर 6 जीरो आएगा अपान ये 200। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 5 10 हो जाएगा। अब क्या हुआ तो ये 5 आया और इसके बाद ये 3 जीरो आए। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं 1 किलो में कितना मीटर होता है 1000 मीटर होता है। तो इसी को 5 और इसको हम क्या लिख सकते हैं किलो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 किलो पे 3 जीरो आते हैं। तो 5 किलो ओम/वोल्ट होगा। अब यही चीज ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 5 किलो ओम/वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्यारे साथियों इसका मात्रक आप जरूर याद रखिएगा, ओम/वोल्ट होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें है कि रेट्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में कुंडली अंतराल क्या होता है। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में पोल पिच का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग जो होती है वह डीसी मशीनों के आर्मेचर पर की जाती है और यह एंटी क्लॉकवाइज होती है, इसलिए इसका पोल पिच का मान -1 होता है। अगर यहीं पर प्रोग्रेसिव बाइंडिंग रहती तो उसे हम कहते हैं कि वो क्लॉकवाइज होती है, तो फिर उसका पोल पिच अंतराल क्या हो जाता +1 में हो जाता। तो यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव का पूछा है इसलिए हम माइनस देंगे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपके बीच लाएंगे। तब तक वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज़ दोस्तों आप सब वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। प्यारे साथियों आप सबसे मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो क्वेश्चन हम ला रहे हैं इसके पीछे बहुत मेहनत करके क्वेश्चन कलेक्शन करना पड़ता है, उसके बाद हम इसको टाइप करके आपके बीच लाते हैं। तो कुछ आप ये ज़रूर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट को चैनल से जुड़वाएं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ज़रूर हमें सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक
care. Thanks for watching this video.